Hello friends and dear students, welcome to my new YouTube channel Physics by Mohit Sir. Myself Mohit Khandelwal and I have qualified CSIR NET JRF GATE and other competitive exams. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर से अपन बीएससी पार्ट 3 के फिजिक्स का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो 4-5 दिन तक जो लेक्चर आएंगे वो डेमो लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद में जो अपनी क्लासेज होंगी ऑनलाइन क्लासेज वो पेड क्लासेज होंगी। ठीक है, और पेड क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आज ही से स्टार्ट है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बीएससी थर्ड ईयर के जो फिजिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो 3 पेपर के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो जो 3 पेपर है उन तीनों पेपर के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर जो है अपने पास वो है अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड पेपर जो है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स, और जो थर्ड पेपर अपने पास यहाँ रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहाँ पे अपन जो सिलेबस की चर्चा करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो पेपर की मार्किंग रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। फर्स्ट पेपर जो है क्वांटम मैकेनिक्स वो 33 नंबर, सेकेंड पेपर भी 33 मार्क्स का, और जो थर्ड पेपर है वो 34 मार्क्स का तुम्हारे पास यहाँ देने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर अपने पास 3 बुक चलेंगी, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो अपन पेपर स्टार्ट करने वाले हो, पेपर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स की जनरल अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो अपन को यह समझना होगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। इससे पहले जो अपने पास मैकेनिक्स है, इससे पहले जो फिजिक्स थी उसमें कुछ ना कुछ जरूर कमियां रही होंगी, इसी वजह से अपन को क्या जरूरत पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। तो देखो, जो 19वीं सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी थी, उस 19वीं शताब्दी से पहले तक जो फिजिक्स काम में ली जाती थी वो क्लासिकल फिजिक्स काम में लेते थे। मतलब जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी नियम हैं, उन सभी को समझाने के लिए जो फिजिक्स अपन काम में लेते थे वो कौन सी फिजिक्स लेते थे, क्लासिकल फिजिक्स काम में लेते थे। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा अपन जो है केवल उन पार्टिकल्स का अध्ययन कर सकते थे या उन बॉडी का अपन अध्ययन कर सकते थे जो पार्टिकल कैसे हैं, मैक्रो लेवल के पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं, बड़े कण हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट की कोई गेंद है, तो उसका अगर अपन को मास पता है और उसकी वेलोसिटी पता है तो अपन क्या याद कर सकते हैं, उसका मोमेंटम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी पार्टिकल है अपने पास, मैक्रो पार्टिकल, उसका मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो अपन उसकी एनर्जी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो मैक्रो पार्टिकल पर अप्लाई की जा सकती थी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में 19वीं सेंचुरी के बाद में कुछ प्रयोग, कुछ सिद्धांत ऐसे सामने आए जिनमें क्लासिकल फिजिक्स के जो रिजल्ट थे वो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, कृष्णिका विकिरण, ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे या कुछ ऐसे नियम थे जिन नियमों को क्लासिकल फिजिक्स समझाने में क्या रही थी, असफल रही थी। तो 19वीं शताब्दी के बाद
जो वैज्ञानिक हैं उन्हें कुछ नई प्रकार की फिजिक्स या नई प्रकार की भौतिकी की जरूरत पड़ी। तो उसी के बाद 19वीं शताब्दी के बाद में जो है क्वांटम यांत्रिकी का प्रादुर्भाव हुआ, क्वांटम यांत्रिकी का जन्म हुआ। ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स में अपन ने अभी बात की थी कि क्लासिकल फिजिक्स जो अपन अप्लाई करते हैं वो कौन से पार्टिकल्स पे करते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स, यानी ऐसे कण जो साइज में क्या होते हैं, बड़े कण होते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो नियम अप्लाई करते हैं उसमें जो वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की, वो वेलोसिटी जो होती है वो प्रकाश के वेग से क्या रहती है, काफी कम रहती है। ठीक, कहने मतलब ये दो कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे अपन क्लासिकल फिजिक्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स है, उसके लिए ये कंडीशन है कि क्वांटम मैकेनिक्स केवल कौन से पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, इस तरह के जो पार्टिकल है उनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल बोलते हैं। और इन पार्टिकल्स की स्टडी अपन को करनी है तो उसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, प्रकाश के वेग के समतुल्य है या प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स पर भी अपन कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हैं, क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। और वो स्पेशल थ्योरी का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पढ़ा भी होगा तुमने फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स की बुक में, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी प्रकाश के वेग की क्या है, समतुल्य है, उस पर उनका अध्ययन करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को काम में लेते हैं। ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी से पहले तक जो फिजिक्स काम में ली जाती थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी। और 19वीं शताब्दी के बाद में कुछ प्रयोग या कुछ सिद्धांत ऐसे हुए जिन्हें समझाने में क्लासिकल फिजिक्स जो है वो असफल हो गई। तो उसी के बाद से हमारे पास कौन सी फिजिक्स काम में ली जाने लगी, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। तो ये जनरल जानकारी थी क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म है या प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ। अब देखो, इसके बाद अपन अपने सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में अपने जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर है, उस क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में अपने पास 4 यूनिट है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला जो अपन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं वो है कृष्णिका, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। वैसे इस ब्लैक बॉडी के बारे में तुमने थर्मोडायनेमिक्स की जो बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स की बुक चलती है, उसकी जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर भी इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है ब्लैक बॉडी के बारे में। तो वही कुछ अपन को यहाँ पे देखना है सब कुछ कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। ब्लैक बॉडी का मतलब है, कृष्णिका का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने पृष्ठ पर आने वाली सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी या कृष्णिका। कहने का मतलब जैसे अपने पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर अपन क्या करें, इस तरह की विकिरणों को आरोपित करवाएं। अब ये जो विकिरण है इनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अपन इसके ऊपर आपतित करवाएं। ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पर अपन इसको आपतित करवाएं, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी वेवलेंथ की विकिरण को किसी भी एंगल से अगर इस बॉडी के ऊपर अपन आपतित करवाएं तो ये बॉडी अगर इन सभी विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले तो इस बॉडी को अपन क्या बोल देंगे, कृष्णिका। ठीक है। अब एक इसी में डेफिनेशन आती है आदर्श कृष्णिका। तो आदर्श कृष्णिका अपन उस कृष्णिका को बोलेंगे जिसके लिए अवशोषण गुणांक, कृष्णिका का अवशोषण गुणांक इकाई हो या एकांक हो, यानी ऐसी कृष्णिका जिसके लिए अवशोषण गुणांक का मान एकांक हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, आदर्श कृष्णिका। ठीक है। तो एक बार कृष्णिका हेडिंग डाल के एक बार इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बात करते हैं। लिखो, कृष्णिका हेडिंग डालने के बाद लिखो
एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। आगे लिखो, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है। आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो, कृष्णिका विकिरण क्या है कि अपन किसी एक कैविटी की अगर कल्पना कर ले, किसी कोटर की कल्पना कर ले, कोटर मतलब एक तरह से गुफा मान सकते हो तुम इसको, कैविटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं कोटर। ठीक है। और इस कोटर की जो अंदर वाली पूरी सतह, अंदर वाली ये वाली सरफेस जो है, इस पूरी सरफेस को अपन कैसा कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, काला। इस पूरी सरफेस को अपन क्या कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है। तो जब अपन इस कैविटी या इस कोटर को किसी एक निश्चित ताप T पर क्या करें, अगर गर्म करें, इस कृष्णिका को, सॉरी इस कैविटी को अपन एक निश्चित ताप T पर अगर गर्म करें, तो इस कैविटी के अंदर की सतह पर जो ब्लैक की हुई अपन ने, उस अंदर की सतह पर स्थित जो परमाणु हैं, उनके द्वारा क्या होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होंगी, और ये जो उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, वो इस कोटर के अंदर ही आंशिक रूप से अवशोषित भी होंगी और आंशिक रूप से क्या होंगी, परावर्तित भी होंगी। ठीक है। यानी इन विकिरणों का इस कोटर के अंदर ही कुछ मात्रा में तो अवशोषण होगा और कुछ मात्रा में इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इनकी जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, वो कुछ भी हो सकती है, λ/0 से लेके λ/∞ तक की तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण इस कोटर के अंदर हो सकती है। ठीक है। अब इस कैविटी, इस कोटर के अंदर एक छिद्र भी होता है, तो इस छिद्र से भी क्या होती है, कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है। तो इस कोटर से बाहर की तरफ निकलने वाली इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अपन कौन सी विकिरणें बोलेंगे, कृष्णिका विकिरण बोलेंगे। और ये जो उत्सर्जित होने वाली विकिरणें हैं, इन विकिरणों में λ/0 से लेकर λ/∞ तक की सभी तरंगदैर्ध्य की विकिरणें उपस्थित हो सकती है। ठीक है। तो एक बार कृष्णिका विकिरण हेडिंग डाल के इसके बारे में लिखो थोड़ा। लिखो, देखो, जब कोटर को
एक निश्चित ताप कैपिटल टी पर जब कोटर को एक निश्चित ताप कैपिटल टी पर जब कोटर को एक निश्चित ताप कैपिटल टी पर गर्म किया जाता है, एक निश्चित ताप कैपिटल टी पर गर्म किया जाता है, तो कोटर की दीवार के परमाणु कोटर की दीवार के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। कोटर की दीवार के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कोटर के अंदर इन उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कोटर के अंदर आंशिक अवशोषण व परावर्तन होता है। इन उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कोटर के अंदर आंशिक अवशोषण व परावर्तन होता है। आगे देखो कोटर की दीवार में बने एक छोटे छिद्र से कोटर की दीवार में बने एक छोटे छिद्र से कोटर की दीवार में बने एक छोटे छिद्र से ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें कोटर की दीवार में बने एक छोटे छिद्र से ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें बाहर उत्सर्जित होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें बाहर उत्सर्जित होती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 0 से लैम्बडा बराबर इनफाइनाइट तक, जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 0 से लैम्बडा बराबर इनफाइनाइट तक हो सकती है। लैम्बडा बराबर 0 से लैम्बडा बराबर इनफाइनाइट तक हो सकती है। देखो इन उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, चाहो तो इस साइड में डायग्राम भी बना सकते हो। ये डायग्राम बना लो, नीचे बना लो, और यहाँ मैं भूल गया था एग्जाम्पल भी लिख लेना कृष्णिका के, या इधर भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। चारकोल, काजल, सूर्य, ये सब क्या है? ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल लिख लेना चारकोल, काजल, सूर्य। ठीक है, तो ये तो बात थी कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण की।
अब देखो जो टॉपिक आने वाला है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पास, और उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। देखो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं पहले। लूमर और प्रिंगशाइन दो वैज्ञानिक हुए थे। लूमर और प्रिंगशाइन। लूमर और प्रिंगशाइन दो वैज्ञानिक हुए थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो कृष्णिका अभी कोटर की जिसकी अपन ने बात की थी, उस कृष्णिका को अलग अलग तापों पर गर्म किया, और अलग अलग तापों पर गर्म करने के बाद उन कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और उन उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा जिसे अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्बडा। लूमर और प्रिंगशाइन दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृष्णिका को अलग अलग तापों पर गर्म करके देखा, और अलग अलग तापों पर गर्म करने के बाद उस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें हैं, उन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और उन उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा जिसे अपन बोल सकते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, इन दोनों प्रॉपर्टी का, इन दोनों बातों का लूमर और प्रिंगशाइन ने क्या किया, अध्ययन किया, लैम्बडा का और ई लैम्बडा का। और लैम्बडा और ई लैम्बडा का अध्ययन करके एक वक्र बनाया। वक्र किस किस के बीच में बनाया? एक तो वक्र बनाया उन्होंने तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के बीच में, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा के बीच में। ठीक है। और जो वक्र उन्होंने बनाया, उस वक्र के आधार पर ही उन्होंने अपने कुछ निष्कर्ष दिए थे, कुछ विशेषताएं बताई थी वक्र की। तो इस वक्र को अपन किस नाम से जानते हैं? कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है। तो किस तरह से वक्र प्राप्त हुआ अलग अलग तापों पर, और उस वक्र के संगत क्या क्या विशेषताएं लूमर और प्रिंगशाइन ने इस वक्र की बताई, वो सब अपन चर्चा करेंगे। एक बार स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र टॉपिक डाल के इसमें 2-3 लाइनें लिखो। देखो लूमर तथा प्रिंगशाइन ने विभिन्न तापों पर लूमर तथा प्रिंगशाइन ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, लूमर तथा प्रिंगशाइन ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ब्रैकेट में लिखो ई लैम्बडा, कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ब्रैकेट में ई लैम्बडा तथा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा का मापन किया, तथा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा का मापन किया। एवं लैम्बडा तथा ई लैम्बडा के मध्य लैम्बडा तथा ई लैम्बडा के मध्य वक्र प्राप्त किया। लैम्बडा तथा ई लैम्बडा के मध्य वक्र प्राप्त किया, जिसे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं।
ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने वक्र को बनाया और उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं अपन अलग अलग तापों पर। इस एक्सिस पे अपन ले लेते हैं तरंगदैर्घ्य लैम्डा और यहां ले लेते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये T1, ये T2, ये टेम्परेचर T3। ठीक है, इसे अपन मान लेते हैं लैम्डा M1, लैम्डा M2, लैम्डा M3 और इसी के संगत E लैम्डा M3, E लैम्डा M2, E लैम्डा M1। ठीक है, तो तीन तापों की बात कर लेते हैं अपन T1, T2, T3 टेम्परेचर। T3 टेम्परेचर पर इस तरह का वक्र मिला, T2 टेम्परेचर पर इस तरह का वक्र मिला, T1 टेम्परेचर पर इस तरह का वक्र मिल गया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर का ऑर्डर है वो इस तरह से T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ठीक है, तो एक बार ये वक्र बनाओ, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बना लिया वक्र। इसके बाद नीचे लिखो स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रमिक ऊर्जा वितरण वक्र। स्पेक्ट्रमिक ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं हैं। स्पेक्ट्रमिक ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं हैं। निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 पॉइंट डालो। देखो, सबसे पहली विशेषता तो क्या बताई इस वक्र की कि जो कृष्णिका का स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र है वो वक्र कैसा मिल रहा है अपन को, सतत वक्र मिल रहा है। कहीं पर भी वक्र क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। चाहे किसी भी टेम्परेचर पे देखो, T1 पे देखो या T2 पे देखो या T3 पे देखो, हर ताप पर कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है वो कैसा है, सतत वक्र है। ठीक है, और प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरंगदैर्घ्य की विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरंगदैर्घ्य की विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। यानी हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई भी तरंगदैर्घ्य की विकिरण क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो ऊर्जा वितरण वक्र, ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है। ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है। ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है तथा प्रत्येक ताप पर
प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की विकिरणें प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखो, किसी एक निश्चित ताप पर किसी एक निश्चित ताप पर तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के बढ़ने पर किसी एक निश्चित ताप पर तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के बढ़ने पर ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है। ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के ब्रैकेट में लिखो लैम्ब्डा एम, तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा एम पर ई लैम्ब्डा का मान अधिकतम होता है। ई लैम्ब्डा का मान अधिकतम के ब्रैकेट में लिख लेना ई लैम्ब्डा एम, अधिकतम ई लैम्ब्डा एम होता है तथा उसके बाद ई लैम्ब्डा के मान में कमी आती है। देखो क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, जैसे किसी भी वक्र की बात कर लेता हूं, ये T2 टेम्परेचर पर ये वाला वक्र हमें प्राप्त हुआ था इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो प्रारंभ में तो क्या हो रहा है, लैम्ब्डा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ई लैम्ब्डा के मान में भी क्या होती जा रही है, उसी अनुपात में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक निश्चित तरंगदैर्घ्य इस पर, ये लैम्ब्डा एम पर, इस निश्चित तरंगदैर्घ्य पर ई लैम्ब्डा का मान क्या हो गया, वक्र में उच्चतम हो गया, अधिकतम हो गया, और उसके बाद में तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने पर ई लैम्ब्डा के मान में क्या आती जा रही है, लगातार कमी आती जा रही है। यानी प्रारंभ में कोई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है, फिर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होता है, और उसके बाद में ई लैम्ब्डा के मान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, पहले समझ लो एक बार थर्ड पॉइंट को। देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बेसिकली लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल 1/t को बताता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर के मान में क्या करोगे, वृद्धि करोगे, जैसे जैसे ताप के मान में क्या करोगे, वृद्धि, T3 से T2 आए, T2 से क्या है, T1, तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती जाएगी तो कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती जाएगी। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले T3 टेम्परेचर की बात करो तो उस T3 टेम्परेचर पे वक्र मुझे ये मिला था, और इस वक्र में देखो इस पॉइंट पर ई लैम्ब्डा का मान मैक्सिमम है, और उसके संगत तरंगदैर्घ्य कहाँ है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने टेम्परेचर को क्या किया, T3 से बढ़ाकर T2 कर दिया, T3 से बढ़ाकर क्या कर दिया, T2, तो अधिकतम जो स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता है इस पॉइंट पर, ये इसके संगत देखो तरंगदैर्घ्य कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के T3 से क्या कर दिया, T2 कर दिया, तो जो अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगदैर्घ्य थी, यानी यहाँ लैम्ब्डा m3 थी, यहाँ पे क्या थी, लैम्ब्डा m2, तो ताप बढ़ाने से वो तरंगदैर्घ्य क्या हो गई, कम तरंगदैर्घ्य की बिंदु पर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो लैम्ब्डा एम जो होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, कम दूरी की ओर विस्थापित होता जाएगा, है ना। तो गणितीय रूप में क्या लिख सकते हो इसको तुम,
लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T। कहने मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको अपन बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी।